Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे यूनिट सेकंड का एक और टॉपिक, यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009। यशपाल कमेटी रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और आपने बीएड और एमएड के एग्ज़ाम में भी इसको कई बार पढ़ा होगा, तो इसका बेस तो आपको पहले से ही क्लियर होगा। तो आज की क्लास में हम इसे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसे लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, जैसे बीए एजुकेशन है, बीएड है, या एमएड के जो स्टूडेंट हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते हैं जैसे टेट, सीटेट या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है और ये जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके एकेडमिक्स एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009 को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है। लेकिन इस कमेटी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, नेशनल एडवाइजरी कमेटी 2009। अब क्योंकि इस कमेटी की जो चेयरपर्सन थे, चेयरमैन जो थे, वो प्रोफेसर यशपाल जी थे, इसीलिए इस कमेटी को हम यशपाल कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि आज की क्लास में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इसी के बेसिस पे आज का लेक्चर मैं आपको कवर कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस रिपोर्ट का या फिर इस कमेटी का बेस क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कमेटी है ये क्यों बनाई गई थी। इस कमेटी को बनाने का उद्देश्य था हायर एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करना या फिर उसकी कमियों को उभारना। अब देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतर्गत जो पहला कमीशन बना था वो था राधा कृष्णन कमीशन, जिसने कि हायर एजुकेशन पे बात की है। लेकिन इतने सालों में, अब देखिए 1948 में उसका गठन हुआ था, लगभग 50 साल बाद, 50-55 साल के बाद जो है एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमी आती है, कुछ ना कुछ क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो इसी चीज़ को कोप अप करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था और यशपाल जी ने बहुत ही बखूबी जो है इस विषय पर चर्चा की है, बहुत सी बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया है। जैसे कि अब तक बहुत ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो है एजुकेशन की क्वालिटी रिड्यूस होने लगी थी। एजुकेशन क्वालिटी इतनी गिर चुकी थी कि यशपाल जी ने तो डायरेक्टली ये भी कह दिया था कि जो आजकल के डिग्री कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ डिग्री देने की एक मशीन बन चुके हैं, जहाँ पर क्वालिटी का कोई नामो निशान नहीं है। तो यही एक मेन रीज़न था इस कमेटी को इस्टेब्लिश करने का, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में या फिर हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जो भी लापरवाही, जो भी करप्शन चल रहा था या फिर क्वालिटी रिडक्शन हो रहा था, उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि सरकार के सामने जब तक आप इन कमियों को लेकर नहीं आएंगे तब तक सरकार का ध्यान कैसे जाएगा इन सब चीज़ों पे। इसीलिए इस रिपोर्ट को इस कमेटी को इस्टेब्लिश किया और यशपाल जी ने बहुत ही बारीकी से इस पर काम किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की। हमारे सिलेबस में यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009 इस तरीके से दिया गया है, लेकिन जब आप इसको सर्च करते हैं, गूगल करते हैं या फिर अगर आपके नोट्स में पहले से ही लिखा हुआ है तो आप देखते होंगे कि इस कमेटी को 2007 से 2009 तक इसका जो टाइम पीरियड है वो दिया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर 2008 है, 2008 से 2009 तक। अब इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। 2007 में इस कमेटी का प्रपोज़ल आता है। 2008 में ये कमेटी ऑफिशियली सेटअप होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट होती है ऑफिशियली, यानी संवैधानिक रूप से।
इसके बाद 2009 में इसकी रिपोर्ट फाइनली सबमिट हो जाती है। तो ये इसका जो है क्लैरिफिकेशन है कि इसका जो टाइम पीरियड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2007 में इस कमेटी का प्रपोज़ल आता है, 2008 में कॉन्स्टिट्यूट होती है और 2009 में इस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होती है। ओके, अब इस कमेटी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? प्रोफेसर यशपाल। तो आपको ये जो कुछ पॉइंट हैं ये याद रखने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इस कमेटी का प्रपोज़ल कब आया था? 2007 में। इस कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यानी कि कब इसको ऑफिशियली सेटअप किया था? 2008 में। और किसके द्वारा सेटअप हुई थी? ये MHRD के द्वारा सेटअप हुई थी। इसके बाद इस कमेटी की जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो कब हुई थी? 24 जून 2009 में। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वो हैं प्रोफेसर यशपाल। इसके बाद ये जो 2 पॉइंट है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यशपाल कमेटी 2 बार आई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार आई थी 1992 में, यानी कि 1992 में। तब इसका फोकस एरिया था स्कूल एजुकेशन पर, और उस टाइम जो इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी उस रिपोर्ट का टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बोझ रहित शिक्षा। यशपाल कमेटी दूसरी बार कब आई है? 2008 में। 7 में तो प्रपोज़ल आया था, 8 में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। और इस टाइम पर यशपाल कमेटी का मेन फोकस था हायर एजुकेशन को लेके। यशपाल कमेटी 2009 का जो फोकस एरिया है इसके बारे में बात करते हैं। रिफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम। यशपाल कमेटी ने इस बार हायर एजुकेशन को टारगेट किया है। उन्होंने हायर एजुकेशन के रिफॉर्मेशन की बात की है, और जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल करने की बात की है। इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है कि ये जो रिपोर्ट थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? इस रिपोर्ट का टाइटल था रेनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत उच्च शिक्षा के नवीनीकरण और कायाकल्प की बात की जाती है। तो ये था इस कमेटी का इंट्रोडक्शन। इसके बाद बात करेंगे हम इस कमेटी ने कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए हैं। तो अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस की, जो कि यशपाल कमेटी ने यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन दिए हैं। इसमें से जो पहला रिकमेंडेशन है वो ये है कि जितनी भी हायर एजुकेशन की अलग अलग बॉडीज़ हैं, जैसे UGC है, NCTE है, AICTE है, इन सब का अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब अलग अलग चीज़ों को ये लोग देखते हैं। तो यशपाल जी क्या कहते हैं कि इन सब हायर एजुकेशन की जो अलग अलग बॉडीज़ हैं इन सबको एक जगह मर्ज करना, और इसकी सिर्फ एक सिंगल बॉडी बनाइए आप, जिसका नाम होगा CHER, यानी कि कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसको मर्ज करने का क्यों आइडिया दिया है यशपाल जी ने? देखिए, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होंगी तो वहाँ पर क्या होगा कि काम बिखरा हुआ होगा, लेकिन जब इन सबको आप एसिमुलेट कर लेंगे, मर्ज कर देंगे, तो सारा का सारा जो काम होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एक जगह आएगी। इससे क्या होगा कि करप्शन कम हो जाएगा। दूसरा है इसका कि CHER, कभी कभी एग्ज़ाम में CHER का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि यशपाल कमेटी 2009 में जो सिंगल बॉडी के लिए जो सजेशन दिया गया था उस बॉडी का क्या नाम सजेस्ट किया था उन्होंने? तो CHER का फुल फॉर्म होगा कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट है, न्यू बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, यानी कि जितनी भी आपकी एजुकेशनल बॉडीज़ होंगी वो पॉलिटिकल प्रेशर से अलग होंगी, यानी कि उस पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा। तब जाके जो है वो अपने हिसाब से काम कर पाएंगी और इससे करप्शन नहीं होगा। दूसरा इसका जो अगला पॉइंट है वो है बीएड प्रोग्राम शुड बी ऑफर लेवल स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो बीएड प्रोग्राम है उनमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, लेवल स्पेशलाइजेशन, यानी कि प्राइमरी का एक अलग कोर्स हो, इसके बाद सेकेंडरी लेवल का अलग कोर्स हो, एलिमेंट्री लेवल का अलग कोर्स हो। इससे क्या होगा कि आप जब बीएड करेंगे तो आपके पास
जो पेडागोजिकल स्किल्स होंगी वो आपकी स्पेसिफिक हो जाएंगी कि आप प्राइमरी के बच्चों के लिए जो आपकी पेडागोजिकल स्किल्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए, एक एलिमेंट्री लेवल पर क्या स्किल होनी चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर कौन कौन सी पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए। अभी क्या है, अभी हम एक साथ पढ़ते हैं, सब चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं है। तो यशपाल जी ने सजेस्ट किया है कि बीएड प्रोग्राम में लेवल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है आईआईटी एंड आईआईएम नीड्स मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। यानी कि आईआईटी और आईआईएम के जो कॉलेजेस हैं, जहाँ पर आईआईटी में टेक्निकल कोर्स और आईआईएम में मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ाए जाते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में मल्टीडिसिप्लिनरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसे आईआईटी है तो वहाँ पे सिर्फ आप टेक्निकल कोर्स पढ़ाएंगे, या फिर आईआईएम है तो वहाँ पे आप मैनेजमेंट के कोर्स पढ़ाएंगे। यशपाल जी कहते हैं कि ऐसे संस्थानों में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी ऐड होने चाहिए, जैसे सोशल साइंस हुआ या अदर कोई ह्यूमैनिटी का आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा हर तरीके से डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसे टेक्निकल एजुकेशन दिए जा रहे हैं या फिर मैनेजमेंट का एजुकेशन दिए जा रहे हैं। इन सभी संस्थानों में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसका जो लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्लोज लो क्वालिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू क्वालिटी इशू। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनकी क्वालिटी गिर रही है तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना ही बेहतर होगा। क्योंकि जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं ये सब ऑटोनोमस होती हैं। ये अपने हिसाब से हर चीज़ सर्कुलेट करते हैं, जैसे फ़ी स्ट्रक्चर, कोर्स डिज़ाइन, कोर्स ड्यूरेशन, एडमिशन प्रोसेस, ये सब कुछ जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से तय करते हैं। तो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जिन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी का टैग तो मिल गया है लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। बस डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर एक अपना दबदबा बना रहे हैं सोसाइटी पर, एक प्रेशर बना रहे हैं लोगों पर कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं तो हमारे यहाँ जो एडमिशन होगा वो हमारे मन मुताबिक होगा। इससे क्या हो रहा है कि मनमाने तरीके से बच्चों से पैसे वसूले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है एक मानसिक दबाव बनता है बच्चों पर। इस वजह से यशपाल जी ने डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि अच्छे लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को बंद करने का जो है रिकमेंडेशन देते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।